हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है और डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशन फील्ड हुआ, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड हुआ, इलास्टिक फोर्स हुआ, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस सिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेफरेंस सिस्टम पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू जीरो हमने रेफरेंस माना हुआ है, यानी इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कुछ डी एच हाइट जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखिए, इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा mg, दोनों के बीच में एंगल जो है वो होगा 180। तो इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा? तो डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ फैक्टर डॉट डी आर, ठीक है। ये रिलेशन हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, फोर्स जो है वो है mg, डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है dh और दोनों के बीच में एंगल है 180 का, cos 180। तो u रिलेशन हमें मिलेगा माइनस mg dh माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिल जाएगा। देखिए, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस ये होगा mg इंटीग्रेशन ऑफ dh, ठीक है। तो इसको कोई हम h हाइट तक अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम लिमिट लिखेंगे 0 से h। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा mg h। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर mgh के बराबर होगी। देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पे डिपेंड करेगी। अगर हाइट में चेंज जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। अगर यहाँ पे हाइट जो है वो पॉजिटिव है, यानी यहाँ से रेफरेंस सिस्टम यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पे हाइट पॉजिटिव हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। और अगर हाइट जो है वो नेगेटिव हुई, यानी अगर हाइट नीचे की तरफ हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है और रेफरेंस सिस्टम पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हाइट पॉजिटिव हुई तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, है ना। यू से ऊपर की तरफ तो चेंज पॉजिटिव, ऊपर से नीचे तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके आए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। ये वाला जो रेफरेंस सिस्टम है जिसको हमने जीरो माना है, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे दो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट m1 के लिए, तो यहाँ पर अगर हमने जीरो माना है तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो जो ऊपर वाला m1 ऑब्जेक्ट है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी m1gh1। बट अगर हम इस रेफरेंस सिस्टम से जहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, ऑब्जेक्ट को उस लेवल से नीचे देखेंगे हाइट h2 पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस m2gh2, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पे डिपेंड करेगी। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर इस हाइट पे बात करें तो इस हाइट पर सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो m1gh1 होगी। इस हाइट पर सभी लेवल पे बात करेंगे तो सभी लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो m2 माइनस m2gh2 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उससे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उस कंडीशन पे हम जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका रिलेशन क्या होगा। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के एंड से हमने कोई एक ब्लॉक जिसका कोई मास m है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल मास है कोई, उसको यहाँ अटैच किया हुआ, ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। ये है इसकी नेचुरल लेंथ,
नेचुरल लेंथ वो कंडीशन होती है जब स्प्रिंग के अंदर कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होता, यानी इस कंडीशन में हम देखेंगे तो स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, यानी इस कंडीशन पे इसकी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में ज़ीरो होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी इस पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो हम इस पे फोर्स जो है वो एक्सटेंशन के लिए लगाते हैं। तो अब यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो कुछ डिस्प्लेस हो गई, कुछ एक्स तक। तो इसके टोटल पाथ में से एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, ये dx, ठीक है। तो एक बात समझिए, जब स्प्रिंग को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, स्प्रिंग फोर्स यहाँ होगा जिसकी वैल्यू होगी kx, और जो dx है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, यानी अगेन यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के एक्स डॉट टी एक्स कॉस 180, है ना, कॉस 180, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये आएगा माइनस, अच्छा एक और चीज़, हम यहाँ पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 से कुछ x तक इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और कॉस 180 -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा के इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 से x, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एक्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमें मिलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। देखिए एक बात तो समझिए, यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स जो है वो इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी स्प्रिंग को हम उसकी मीन पोजीशन से कंप्रेस या एक्सटेंड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि के हमेशा पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव होगा, चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो। तो जब भी हम स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, मतलब कंप्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो उस कंडीशन पे वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज़ करेंगे mgh, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट के नीचे नेगेटिव। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज़ करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मीन पोजीशन से हम स्प्रिंग को कंप्रेस से एक्सटेंड कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो अब तक हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया, तो अब हम उनकी एप्लीकेशन जो है वो देख सकते हैं। देखिए मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, एक है वर्क एनर्जी थ्योरम और एक है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिक्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो इन दो थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं। जो अभी हमने पहले काइनेमेटिक्स की जो क्वेश्चंस किए थे वो भी इन थ्योरम से काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जो एनर्जी का कंसेप्ट होता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी हेल्प करता है और उस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी कर देता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो चाहे हमने काइनेमेटिक्स में देखे हों या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखे हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। उसमें एनर्जी वाला मेथड जो है वो काफ़ी इजी होता है। तो अब हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट पे जो नेट वर्क डन होता है वो नेट वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका रिलेशन जो है वो हमने काइनेटिक एनर्जी जब हमने फाइंड की थी तो वहाँ पर भी देखा था। तो हमने वहाँ रिलेशन देखा था कि एक ऑब्जेक्ट की इनर्शियल वेलोसिटी जो है अगर u है, ठीक है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से इसका कोई एक्सलेशन a है,
कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर v हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने देखा था जो वर्क डन आया था वो हमारे पास आया था ½ mv² माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट वर्क डन होगा इक्वल टू होगा ½ mv² माइनस ½ mu², ठीक है। ½ mv² जो है वो इसकी फाइनल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी है और ½ mu² जो है उसकी इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी थी। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि जो नेट वर्क डन हुआ है वो नेट वर्क डन जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज में यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नेट वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हमारे पास स्टेटमेंट मिलता है कि नेट वर्क डन जो होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक तो चीज हमें याद रखनी है, दूसरी बात और ये नेट वर्क डन जो है वो यहाँ पे क्या है। देखिए नेट वर्क डन जो है वो यहाँ पे सभी फोर्सेस की वजह से, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो इस स्टेटमेंट को हम डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। हम डिटेल में इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम यहाँ से ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको डिटेल में देख सकते हैं कि एक सिस्टम की बात करें, सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं चाहे वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उन सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है वो नेट वर्क डन उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये हाइट पे, इसका मास m है, इसको हमने रेस से रिलीज किया। तो जब ये ग्राउंड पे नीचे की तरफ आएगा और उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक h है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए जब वो ग्राउंड पे टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसको काइनेमेटिक्स में भी हमने सॉल्व किया था। वहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस है उनको यूज करके यहाँ पे उसका आंसर निकाला था। अब इसी को हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो भी वर्क डन होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस कंडीशन पे जो वर्क कर रहा है वो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है। देखिए mg और हाइट में चेंज जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे होगा mgh, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में 0 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें रिलेशन मिला mgh इज इक्वल टू ½ mv², मास हट गया तो हमें रिलेशन मिला v इज इक्वल टू √2gh। देखिए सेम रिलेशन जो है काइनेमेटिक्स से सॉल्व करने पे हमें मिल रहा था, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो काइनेमेटिक्स के और एनएलएम के सारे क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम और भी इलस्ट्रेशन जो है उनसे समझते हैं। देखिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21, यहाँ पे हमें गिवन है पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg travel in a straight line with velocity v is equal to a x की पावर 3/2 where a is 5, ये उसकी यूनिट है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स है ना, वर्क डन बाय नेट फोर्स है ना। देखिए स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो ये लाइंस आते ही कि हमें वर्क डन फाइंड करना नेट फोर्स की वजह से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। During its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर,
तो इसको हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज़ करके काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है उनको यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट फोर्स निकाल के भी कर सकते हैं। बट इजी तरीका क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे डेटा गिवन है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है वो है 0.5 kg, यानी ये हाफ kg जो है वो इसका मास है। और वेलोसिटी का रिलेशन हमें गिवन है वो है ax की पावर 3/2 और हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें हम, तो हम क्या लिखेंगे, नेट वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी का रिलेशन हमें गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें मिल जाएगा हाफ एम वी की जगह हम रख देते हैं ए एक्स की पावर 3/2 स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा हाफ एम ए स्क्वायर एक्स क्यूब। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो हमें मिल रहा है हाफ एम ए स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी x इजिकल टू 0 पे 0 मिलेगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें x इजिकल टू 2 पे रिक्वायर्ड, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मास की वैल्यू हम रखेंगे हाफ, a जो है वो हमें 5 गिवन है यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 इंटू 2 यानी 50 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट वर्क डन होगा वो k फाइनल माइनस k इनिशियल के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा 50 माइनस 0 यानी नेट वर्क डन जो होगा वो होगा 50 जूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ जो पता चलती है कि यहाँ पे वर्क डन जब हमारे पास पॉजिटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और वहीं अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर वर्क डन जो है वो नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर वर्क डन जो है वो नेगेटिव हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है a particle which experiencing a force given by F is equal to 3 I cap minus 12 J cap under a displacement हमें given है d vector is equal to 4 I cap. Particle had a kinetic energy of 3 joule at beginning of displacement, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गिवन है दैट इज 3 जूल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पूछी हुई है। ठीक है, तो देखिए फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है। तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो नेट वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल माइनस के इनर्शियल, यानी यहाँ से हमें मिलेगा के फाइनल इज इक्वल टू नेट वर्क डन प्लस के इनर्शियल। ठीक है, और वर्क डन का रिलेशन हम देख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, यानी के फाइनल इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन जो है उसको हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन होगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ हमें गिवन है 3 I के प्लस 12 सॉरी माइनस 12 J के डॉट 4
आई कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा 12 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर के फाइनल हमें मिलेगा, के फाइनल इज इक्वल टू 12 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे के फाइनल हमें मिलेगा 15 जूल। तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 15 जूल हमें मिलेगी। ओके, देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हम गिवन है अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट along x axis that its velocity varies as v is equal to a root of s, where a is constant and s is distance covered by body. The total net work done by all the forces acting on body in first t second आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन इज। ठीक है, यानी इनर्शियल वेलोसिटी जीरो दी हुई है, हमें बस बोला हुआ है कि जो नेट वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना होगा। ठीक है, तो नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना। देखिए बट क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम में रिलेशन बोला है, और जो ये रिलेशन वेरिएशन बोला हुआ है वेलोसिटी का, दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो वेलोसिटी का फंक्शन डिस्टेंस में दिया हुआ है उसे हमें टाइम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ी कैलकुलस काम आएगी। देखिए वेलोसिटी को हम ले सकते हैं डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए रूट ऑफ एस। तो अब यहाँ से इस रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस का रिलेशन टाइम में निकाल सकते हैं और उससे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं, ये हमें मिलेगा डी एस अपॉन रूट ऑफ एस इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, या ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं एस की पावर माइनस हाफ डी एस इज इक्वल टू ए टी। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर डी टी है। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे s का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा s की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन इजिकल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो ये हमें मिलेगा s की पावर हाफ अपॉन हाफ इजिकल टू ए टी, यानी ये हमें मिला 2 रूट ऑफ एस ए टी। तो यहाँ से डिस्टेंस रिलेशन मिला हमें a इजिकल टू ए टी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का रिलेशन हमें मिला ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए यहाँ से हमें डिस्टेंस का रिलेशन मिल गया तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी का एज ए टाइम फंक्शन जो है वो हमें मिलेगा डी एस अपॉन डी टी से। तो हमें मिल जाएगा 2 ए स्क्वायर अपॉन 4 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, यानी वेलोसिटी का फंक्शन हमें मिला ए स्क्वायर टी अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखिए वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिल गया तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट वर्क डन जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और के इनर्शियल हमें 0 गिवन, और के फाइनल हमें मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर से, ये हमें मिलेगा हाफ एम। देखिए v का रिलेशन अभी हमने फाइंड किया टाइम के फंक्शन में, वो है ए स्क्वायर टी बाई टू, ए स्क्वायर टी बाई टू स्क्वायर, यानी ये हमें मिला हाफ एम ए की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 4, यानी के फाइनल है ना नेट वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल इज इक्वल टू, ये हमें मिला 1/8 एम ए की पावर 4 टी स्क्वायर। ठीक है, तो नेट वर्क डन हमें इतना मिलेगा। देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यह है ऑप्शन ए 1/8 एम ए की पावर 4 टी स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन नंबर 22। सॉरी, यहाँ नंबरिंग में थोड़ी चेंजिंग है, ये
Question number 24. A block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of a spring constant k. The other end of a spring is fixed. The block is inertially at rest is equilibrium position. If now block is pulled with constant force F, the maximum speed of block is. ठीक है, देखिए कंडीशन क्या दी हुई कि स्प्रिंग से जो मास कनेक्टेड है स्टार्टिंग में रेस्ट पे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे जब यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका एक्सलेशन आएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। बट एक बात समझिए, स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी जीरो है और ये स्प्रिंग इस कंडीशन पे, ठीक है, इसका मास है, ये फोर्स एफ जो है वो कांस्टेंट है। जब हम इस कंडीशन से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ से एक्स चेंज हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से एक्स डिस्प्लेस हो गया। तो हमें पता है स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस पे पीछे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, रिटार्डेशन क्रिएट होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें फोर्स एक पीछे की तरफ लगेगा के एक्स, आगे की तरफ लगेगा फोर्स एफ जो कि कांस्टेंट है, और अब इसकी वेलोसिटी होगी वी। तो देखिए इसमें होता क्या है, इनर्शियल वेलोसिटी जीरो है, उसके बाद वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, बट यहाँ पर के एक्स की वजह से बाद में क्या होगा, रिटार्डेशन आएगा और एक कंडीशन आएगी जहाँ पे वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी। जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी वो वाली कंडीशन होगी जहाँ पर स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, फिर बाद में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। यानी बीच में यहाँ कहीं ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, कुछ ऐसी कंडीशन। तो हमें फाइंड करना है ये वाली वी मैक्सिमम जो है वो कितना होगा। तो देखिए इसमें एक चीज़ समझनी जरूरी है कि वी मैक्सिमम कब होगा, जब जो सिस्टम है उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। वेलोसिटी वी मैक्स व्हेन एफ नेट इज जीरो, और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एफ यहाँ आगे की तरफ और पीछे की तरफ के एक्स। यानी नेट फोर्स जो है हमें मिलेगा एफ नेट होगा वो होगा के माइनस के एक्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वी मैक्सिमम वाली कंडीशन है वो हमें मिलेगी जब हमारे पास के एक्स इजिकल टू एफ होगा, यानी एक्स इजिकल टू एफ अपॉन के होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वी मैक्सिमम व्हेन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग वो कितना होगा, एक्स इजिकल टू एफ बाई के, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिखेंगे डेल्टा वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो दो फोर्स कर रहे हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग या वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनर्शियल। तो हमें के वर्क डन और के वर्क डन बाय फोर्स एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल के इस रिलेशन में रखना होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें दे देगा, ठीक है। तो देखिए वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, तो ये है इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन, सॉरी ये एक्सटेंशन जहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ तक के लिए वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे स्प्रिंग के लिए तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो माइनस होगा, ये होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर इजिकल टू के फाइनल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक्स का रिलेशन अब हम इस फंक्शन में रख देते हैं,
एफ इंटू एफ अपॉन के माइनस हाफ के एफ अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें मिलेगा एफ स्क्वायर अपॉन के माइनस हाफ एफ स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हमें रिलेशन मिलेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन के, एम को भी यहाँ नीचे ले आते हैं, यानी ये वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन एम के, यानी एफ अपॉन रूट ऑफ एम के। ये है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जीरो एक्सटेंशन से मैक्सिमम वेलोसिटी तक का जो एक्सटेंशन है वो होगा एफ बाई के, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलेगी वो मिलेगी एफ अपॉन रूट ऑफ एम के। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना, ये वाली कंडीशन यहाँ पे, ये x इजिकल टू 0, ये f बाई के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा। ओके, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी।